आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। इस समय पूरे देश की राजनीति डॉक्टर अंबेडकर को लेकर गरमाई हुई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से पहले रोकने में सफल रही विपक्षी दल पूरी तरह से आक्रामक होकर अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। तो वहीं पहली बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आती दिखाई दे रही है। संविधान लागू होने के 75 साल के मौके पर संसद में 4 दिनों तक संविधान पर लंबी चर्चा हुई और उसके केंद्र में अंबेडकर रहे। संविधान की कस्में खाई गईं और अंबेडकर के सहारे राजनीति साधने के दांवपेच खेले गए। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए एक बयान के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान एक लंबे भाषण के दौरान अंबेडकर को लेकर कई बात पर ऐसा हंगामा हुआ कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद पूरी तरह से विपक्षी दल सरकार को घेरना शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी और कई प्रदेशों में जमकर प्रदर्शन भी किए गए। इस बयान में अंबेडकर का अपमान देख रहे हमलावर विपक्ष को जवाब देने के लिए अमित शाह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, उनके सिद्धांतों को दरकिनार किया, सत्ता में रहते हुए बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वह लोग आज बाबा साहेब के नाम पर भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हंगामा रुका नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाकर उनका इस्तीफा मांग लिया। खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। उनकी आरएसएस की विचारधारा दर्शाती है कि वो स्वयं बाबा साहेब के संविधान का सम्मान नहीं करना चाहते हैं। समूचा विपक्ष अमित शाह का इस्तीफा मांगता है। बाबा साहेब के नाम से दुनिया भर में मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान ही नहीं बल्कि राजनीति के भी केंद्र बन चुके हैं। दलित और शोषित पीड़ित समाज का डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा मानता है। यही वजह है कि अंबेडकर अपने जीवन में जिस सियासी दल और विचारधारा के खिलाफ लड़े थे, वो भी आज उन्हें अपनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। डॉक्टर अंबेडकर ने देश के दलित समुदाय को ही नहीं बल्कि शोषित और पीड़ितों को नई दिशा दिखाई और संविधान के जरिए सम्मान दिया। यही वजह है कि अंबेडकर के अपमान और सम्मान के बहाने देश के दलित और अति पिछड़ों के वोट बैंक को साधने की रणनीति है। संसद से लेकर सड़क तक सियासी संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि देश की सियासत में दलित समुदाय एक बड़ी ताकत है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की आबादी करीब 16.63% है, जो कुल जनसंख्या में 20.14 करोड़ दलित हैं। देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियां हैं, जो 1241 जातीय समूहों को बटी हुई हैं। देश में 76.4% दलित ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 23.6% दलित शहरी इलाकों में रहते हैं। देश की कुल 543 लोकसभा सीट, जिसमें से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन उनका सियासी प्रभाव 150 से ज्यादा सीटों पर है। CSDS के आंकड़े के लिहाज से दलित बहुल लोकसभा सीटों का वोटिंग पैटर्न देखते हैं तो बीजेपी को 2024 में 31% दलित वोट मिला, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 34% का था। बीजेपी 3% कम वोट मिले और सहयोगी दलों को भी 2% वोट मिले थे। कांग्रेस को इस बार 19% दलित समाज ने वोट दिया है। कांग्रेस के सहयोगियों को दलित वोटों का जबरदस्त फायदा मिला था, जिसमें खासकर सपा को जमकर दलित वोट प्राप्त हुआ। इसके चलते ही बीजेपी की सीटें घट गई हैं। दलित बहुल 156 सीटों के नतीजे देखें तो विपक्षी गठबंधन ने 93 और एनडीए ने 97 सीटें जीती। दलित वोट वाली 156 सीटों में से इस बार 2019 के मुकाबले विपक्ष को 53 सीटों का फायदा कराया और एनडीए को 34 सीट का नुकसान कराया। इससे पहले 2014 और 2019 में
दलितों का एक मुश्त वोट बीजेपी को मिला था, जिसके चलते पीएम मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रहे। देश के 74 जिलों में दलित आबादी 25% से ज्यादा है, यानी हर 4 वोटरों में एक दलित है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम वोटिंग का एक पैटर्न देखा जाता है, वैसे ही दलित वोट के शिफ्ट होने का पैटर्न समय समय पर देखा गया है। जहां 20 साल पहले कांग्रेस को बीजेपी से दुगना दलित वोट देश में मिलता रहा है, लेकिन 2004 में जहां बीजेपी कुल 13% दलित वोट पाती थी, वो बीजेपी 2024 में कांग्रेस से 12% ज्यादा वोट हासिल करती है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष संविधान के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में उतरकर 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोकने में कामयाब रही, कहीं ना कहीं यह नैरेटिव कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसके बाद विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों, खास करके कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से संविधान और अंबेडकर के मुद्दे पर खुलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं यह मुद्दा इस देश के राजनीति का सबसे अहम मुद्दा बन गया है, जिस पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ रहा है। शुक्रिया।